Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। साल 1986 अक्टूबर का महीना था जब टाइम्स ऑफ इंडिया के क्लासिफाइड सेक्शन में एक एडवर्टीजमेंट छपता है, एक विज्ञापन निकाला गया और इस विज्ञापन में कहा गया था कि एक वैकेंसी है, जॉब वैकेंसी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए। कई सारे रिक्रूट्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया, कहा गया कि एक फलाने नंबर के कैंडिडेट्स चाहिए, इतने इतने कैंडिडेट्स होंगे और एक एजेंसी है जो कि इंटेलिजेंस खुफिया विभाग के लिए, भारत के लिए काम किया करती है, तो उसके लिए ये जॉब जो है आपके लिए निकाला गया है। देश भर में एडवर्टीजमेंट पहुंचा क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था और इसी के चलते कई सारे सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एक ही दिन के अंदर इसके लिए अप्लाई कर दिया। ये यहाँ अप्लाई करते हैं। अब इस विज्ञापन में लोकेशन दी गई थी, उस जॉब लोकेशन का जो इंटरव्यू की लोकेशन थी उसके लिए बताया गया था कि मुंबई का जो ताजमहल होटल है, ताजमहल पैलेस होटल, तो यहाँ पे इन्हें पहुँचना है इन सारे कैंडिडेट्स को। एक दिन निकलता है, लेकिन इसी एक दिन के अंदर सीबीआई के एक अफसर को एक टिप मिलती है, एक टिप ऑफ मिलता है कि ये जो विज्ञापन निकाला गया है ये फर्जी है, ये एक फेक एडवर्टीजमेंट है जॉब वैकेंसी का किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर। यही देखते हुए उस डेट को, जिस दिन ये इंटरव्यू होना था, उस दिन ताजमहल होटल के बाहर सीबीआई की एक टीम बाकायदा तैनात होती है। पूरे होटल के बाहर ट्रैप लगा दिया गया कि जैसे ही आएगा वो शख्स जिसने इंटरव्यू रखवाया है उसे पकड़ा जाएगा। उस दिन जिस दिन इंटरव्यू हुआ, करीबन 150 कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुँचे उस इंटरव्यू को देने के लिए, लेकिन नहीं पहुँचा तो कौन, वो इंटरव्यू लेने वाला। यहाँ किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर ये इंटरव्यू पब्लिश किसने कराया था। कुछ दिन निकलते हैं यहाँ से, ये जो इंसिडेंट था इसके बाद लोग इसको भूल गए, एजेंसीज़ भी भूल गई। लेकिन महज 5 महीने के बाद एक ऐसा ही केस हुआ जो आज तक, आज की डेट तक मुंबई पुलिस के सबसे सेंसेशनल अनसॉल्व्ड केसेस में से सबसे ऊपर आता है। ये एक ऐसा केस जिसे आज ओपेरा हाउस हाइस्ट केस कहा जाता है, जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आज आपको बताएंगे कि कैसे एक शातिर चोर एक रहस्य बन गया, क्यों उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका, कोई भी एजेंसी, मुंबई पुलिस, कोई उसे पकड़ नहीं पाए। क्या था नकली सीबीआई का आतंक जो उस समय पर, उस दौर में पूरे देश भर में फैल रहा था। अलग अलग कंपनीज जो थी, बिजनेसमैन थे, उस फेक ऑफिसर के, उस नकली सीबीआई अफसर के नाम से थरथराते थे, उसके नाम से डरते थे। तो ये इस केस के बारे में आज बात करने वाले हैं, डिटेल में आपको बताएंगे इसकी पूरी कहानी। इस पर एक फिल्म भी बनी है, स्पेशल 26। इनफैक्ट अब तक 3 फिल्में इस पूरे रियल इंसिडेंट के ऊपर बन चुकी हैं। तो आज आपको ये जो डिटेल कहानी, असली कहानी स्पेशल 26 की, वो यहाँ पे बताने वाले हैं। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको यूपीएससी सीएससी के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं स्टडी आईक्यू के। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी आईक्यू हमेशा से आपकी इस जर्नी को, आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ आया है और हमारे बेस्ट फैकल्टीज़ आपके साथ लगातार काम करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको गाइड करते हैं इस पूरी जर्नी के अंदर। यहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके लिंक्स हैं वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लिक करिए, VJ Live, ये आपका कोड है, इसे लगाना मत भूलिएगा। ये कोड जैसे आप लगाते हैं अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस एपिसोड की। तो अक्टूबर 1986 के उस पहले विज्ञापन के बाद में करीबन 5 महीने निकलते हैं। 1987 17 मार्च का दिन था जब एक दफ़ा फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया के उसी क्लासिफाइड सेक्शन में, एक क्लासिफाइड कॉलम में एक विज्ञापन छपता है। इस बार बहुत ही डिटेल में इस विज्ञापन को छापा गया था। इसका टाइटल दिया गया डायनामिक ग्रेजुएट्स फॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पोस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स पोस्ट। तो ये जो एक विज्ञापन था कि भाई सिक्योरिटी ऑफिसर और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए एक जॉब वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। इस बार एक अट्रैक्टिव सैलरी यहाँ पे बताई गई थी। गवर्नमेंट के पर्क्स जो हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो भी बताए गए थे। इसके अलावा ये भी लिखा था कि एक स्पेशल एजेंसी के साथ काम करने का प्रॉमिस, एक मौका जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक विज्ञापन बनाया गया और इस बार यहाँ इसमें एक कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी लिखा था। बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल इसको बना दिया गया था कि यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखा गया और वो नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह के नाम के आगे जो इंटरव्यू लोकेशन थी उस जगह पर लिखा था ताजमहल पैलेस होटल कोलाबा और साथ ही साथ रूम नंबर 415, यानी कि ताज होटल के रूम नंबर 415 में ये जो पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस है वो यहाँ पे किया जाएगा। अब क्योंकि ये जो साउथ मुंबई का सबसे आइकॉनिक, सबसे लग्जरी जो होटल है ताज होटल, अपने आप में ही जब इसका नाम सुना जाता है तो एक क्रेडिबल जो चीज़ है, एक ट्रस्ट की जो बात है वो यहाँ पे किसी भी सुनने वाले के मन में आती है। तो यही चीज़ यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के साथ भी होने वाली थी। एक प्रॉपर एडवर्टीजमेंट जो था वो छापा जाता है
अगले ही दिन जो तारीख थी वो अगले दिन की ही रखी गई थी। आप सोचिए कि एक ही दिन के बाद में ये एडवर्टीज़मेंट जो था उसका जो इंटरव्यू था वो होना था। अगले दिन 18 मार्च 1987 को सुबह सुबह देश के अलग अलग कोने से कई सारे ग्रेजुएट्स, कई सारे ऐसे लोग जो कि बहुत ही काबिल हैं, जो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ मुंबई ताज होटल के बाहर पहुँच जाते हैं। ताज होटल की इनफैक्ट लॉबी में कई सारे लोग आ गए थे। इनमें से कई ऐसे थे जो कि पहले से ही क्लरिकल गवर्नमेंट जॉब्स पे थे, पहले ही सरकारी जॉब पे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ छोटे पदों पर थे, तो उनके लिए भी एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी, उसकी तरह ये इसे देख रहे थे। ये सभी लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ताज होटल का नाम था तो भाई लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सीबीआई जैसी कोई एजेंसी हो या फिर कोई आईबी जैसी एजेंसी, उसका इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि बड़े होटल के एक रूम के अंदर ये इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही थी। नाम भी दिया था मोहन सिंह इस इंटरव्यू को लेने वाले हैं। लेकिन जब यहाँ पे ताज की लॉबी में कई सारे जो कैंडिडेट्स थे वो आ जाते हैं, तो होटल मैनेजमेंट ने यहाँ पे उस बल्क इंटरव्यू से मना कर दिया। उनका कहना था कि क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक रूम के अंदर इतने सारे लोगों को आप लेके कमर्शलाइज तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अब क्योंकि मोहन सिंह के साथ में कुछ और लोग भी हुआ करते थे, उन लोगों ने यहाँ पे जो ताज का मैनेजमेंट था उनसे बातचीत की। ताज का जो मैनेजमेंट था वो यहाँ पे मानता नहीं है, और इसके बाद में मोहन सिंह ने बिना किसी घबराहट के अपने प्लान को स्विच किया। यहाँ से प्लान को स्विच इस तरह से किया गया कि उसी दिन लोकेशन चेंज करके नरिमन पॉइंट के पास एक बहुत ही पॉश मित्तल टावर्स है। मित्तल टावर्स में एक टेम्पररी ऑफिस को रेंट पर लिया जाता है मोहन सिंह के द्वारा। सारे के सारे कैंडिडेट्स को यहाँ डायरेक्टली शिफ्ट किया गया, और इसके बाद में एक फॉर्मल इंटरव्यू का प्रोसेस जो था जल्दी से जल्दी यहाँ मोहन सिंह ने शुरू कर दिया। सेम डेट, उसी दिन ये इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है। अब मित्तल टावर के ऑफिस में हर एक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट लगातार चेक किए जाते हैं। कई सारे प्रोसेस बनाए गए थे, राउंड्स बनाए गए थे। अलग अलग लोग उसमें मोहन सिंह के जो असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे वो लोग यहाँ पे लगे हुए थे। इन लोगों ने डॉक्यूमेंट चेक करना शुरू किया, बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन सवाल पूछने कैंडिडेट से शुरू किए, उनसे उनके डिसिप्लिन को देखा गया, उनकी सीक्रेसी मेंटेन करने की जो एक हैबिट है, उनकी एक कैपेसिटी कितनी है, उसको टेस्ट किया गया यहाँ पे। कुछ घंटों के मल्टीपल राउंड्स के बाद में करीबन 26 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। स्पेशल 26 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। इनमें ज़्यादातर नौजवान थे, यंग थे कैंडिडेट्स, डिसेंट इंग्लिश बोलने वाले थे, प्रॉपर जो फॉर्मल ड्रेसिंग में वेल सूटेड लगें, बहुत अच्छे लगें, उन लोगों को यहाँ पे लिया गया था। और ऐसे लोगों को लिया गया था जो कि कॉन्फिडेंट हों लेकिन सिस्टम के ऊपर सवाल ना खड़े कर पाएँ। एक इस तरह की उनके अंदर अलग बात देखी गई थी इन मोहन सिंह के द्वारा, इन बाकी लोगों के द्वारा। तो अब ये सारे जो लोग थे ये तैयार थे पूरी तरह से, इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया था फाइनल राउंड के बाद में। अच्छा, अब फाइनल राउंड में जब ये सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद इनकी मुलाकात, प्रॉपर तरीके से मुलाकात जो थी वो पर्सनली कराई जाती है मोहन सिंह के साथ में। मोहन सिंह का जो हुलिया था वो बताया गया कि एक सीनियर सरकारी ऑफिसर की तरह मोहन सिंह बिहेव कर रहा था। स्ट्रेट पोस्चर, बहुत ही लिमिटेड स्माइल, क्रिस्प बातचीत करने वाला, बहुत ही कम बातचीत करने वाला, एक ऐसा अंदाज़ जो कि सिर्फ कमांड देने के लिए बना हो, इस तरह का एक व्यक्ति लग रहा था। उसकी आवाज़ में हल्की सी साउथ इंडियन जो एक एक्सेंट है उसकी झलक भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो साउथ इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। ये सारी चीज़ें भी थी। गेटअप जो था वो 3 पीस सूट पहना हुआ था, फाइल हमेशा हाथ में रहती थी, आंखों पर चश्मा रहता था। तो ये एक पूरा उसका एक कन्विंसिंग ब्यूरोक्रेट की तरह का एक पैटर्न था जो कि वो यहाँ पे अपना एक पर्सोना था जो वो अपने यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। मोहन सिंह ने यहाँ पे ये जो जितने स्पेशल 26 थे, जो कि 26 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, इन सिलेक्टेड कैंडिडेट से उसने कहा कि ये जो आपका रिक्रूटमेंट हुआ है ये एक स्पेशल इंटेलिजेंस सीबीआई काइंड ऑफ यूनिट है, ठीक है। आप इसके प्रोबेशनर्स होंगे, आपकी जो ट्रेनिंग है वो तुरंत शुरू की जाएगी, क्योंकि हमें बहुत ही अर्जेंट तरीके से इस पूरी यूनिट को बनाना है। बहुत ही जल्दबाजी में इस यूनिट को बनाया जा रहा है किसी एक बड़े ऑपरेशन के लिए। ये सारी चीज़ें मोहन सिंह के द्वारा इन 26 लोगों को बताई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ इन्हें एक छोटा सा पेमेंट भी किया गया, हर एक कैंडिडेट को कुछ पैसे भी दिए गए एक एश्योरेंस के लिए, जिससे कि उन कैंडिडेट्स को भी बिल्कुल भी ये ना लगे कि वो कोई भी काम फ्री में कर रहे हैं। हालांकि असल में ऐसा कभी कुछ होता है नहीं कि पैसे दिए जाएँ इंटरव्यू के बाद में। तो खैर यहाँ पर सबको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं मोहन सिंह के द्वारा कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो तुरंत शुरू होने वाली है। और अगला ही दिन जो था 19 मार्च 1987, 19 मार्च की सुबह का दिन दिया जाता है और बताया जाता है कि सुबह 11 बजे के एग्जैक्ट 11 बजे आपको गेटवे ऑफ इंडिया के पास में एक स्पेसिफाइड लोकेशन है, वहाँ पे पहुँचना है। इस लोकेशन के बारे में इन सारे कैंडिडेट्स को बता दिया गया। इन्हें कहा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर आपको फॉर्मली ड्रेस्ड होकर आना है, यहाँ टाइम से 11 बजे पहुँच जाना है, और यहीं से आपका जो पहला फेज़ है फील्ड ट्रेनिंग का वो शुरू हो जाएगा। अब 19 मार्च की सुबह 26 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स
बाकायदा 11 बजे से पहले ही एकदम सूटेड तैयार होकर फॉर्मल ड्रेसअप में 11 बजे से पहले ही यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर उस स्पेसिफाइड लोकेशन पर पहुँच चुके थे। यहाँ पे मोहन सिंह की उनसे मुलाकात होती है। मोहन सिंह ने पहले से ही ताज होटल से ही, ताज से ही एक लग्जरी बस जो थी, एक लग्जरी कोच ये हायर करके रखी हुई थी। ये बस गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर खड़ी थी। एक एक करके 26 के 26 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इसमें चढ़ना शुरू होते हैं। बस जब यहाँ से निकलती है और बस का जो एक लोकेशन रूट था वो बताया जाता है कुलाबा से, जब ये चौपाटी के रूट पर थी, इस समय मोहन सिंह अपनी ब्रीफिंग शुरू करता है बस के अंदर। इन 26 लोगों से वो उन्हें सबसे पहले तो उनके प्रोफेशनली डिज़ाइंड आईडी कार्ड देता है, आइडेंटिटी कार्ड देता है। उन आईडी कार्ड के ऊपर उन लोगों का फ़ोटो लगा हुआ था, हर एक कैंडिडेट का। इसके अलावा डिपार्टमेंट के ऊपर लिखा था क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई का ये फुल फॉर्म हालांकि नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन था, ये एक अलग तरह का डिपार्टमेंट यहाँ मोहन सिंह ने अपने ही दिमाग में बनाकर रखा था। तो ये जो डिपार्टमेंट, इसका नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा अशोक एम्बलम का भी वहाँ पे एक तस्वीर थी, वो लगी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें देखने में जो कार्ड था बहुत ही असली लगता था। एक सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं उनके आईडी कार्ड की तरह ये देखने में लग रहा था। बस अब यहाँ से आगे बढ़ती है, चौपाटी के रूट पर थी। मोहन सिंह ने इन 26 कैंडिडेट्स को इस रेड के बारे में समझाना शुरू किया। उसने कहा कि दरअसल के पहली बार उसने यहाँ पे एक्सपोज किया था कि हम एक रेड पर जा रहे हैं और ये जो है आपकी एक ट्रेनिंग रेड है। यानी असल में इस तरह की एक रेड ये नहीं है, पर एक ट्रेनिंग रेड होगी जहाँ पे हम आपको ये दिखाएंगे कि किसी भी ज्वेलरी शॉप के अंदर जाके, आज हम ज्वेलरी शॉप में जाने वाले हों, किसी भी सुनार के यहाँ किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाके गोल्ड की प्योरिटी को कैसे चेक किया जाता है, टैक्स कंप्लाइंस को कैसे चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट सीज कैसे होते हैं, जो गवाह होता है वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये एक पूरी ट्रेनिंग होगी आपकी, जिससे कि आप आगे जो आने वाले समय में कई सारी रेड करेंगे तो आप वहाँ पे जाके ये आपकी फील्ड ट्रेनिंग का जो पहला फेज़ है वो आज यहीं से आप इसको सीख जाएंगे। ये सारी बातें बताई जाती हैं। इसके अलावा मोहन सिंह ने हर एक कैंडिडेट को उसका अलग अलग काम दिया। कुछ लोगों को ग्रुप में बना के भी काम दिया। काम इस तरह से दिए गए थे कि कई लोग होंगे ऐसे जो कि कैश काउंटर पर हैंडल करेंगे, पूरा कैश काउंटर देखेंगे। कुछ लोग जो रजिस्टर हैं उनको, उनके जो लेजर हैं उनको चेक करेंगे, सीजर मेमो बनाएंगे। कुछ लोग कस्टमर और स्टाफ को मैनेज करेंगे कि एक कॉर्नर में उनको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे उनको हैंडल करना है। दूसरे कुछ ऐसे होंगे जो कि गेट पर जो बोर्ड है वो लगाएंगे और गेट पर कोई आए जाए नहीं अंदर, ये बातें, इन सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हर किसी को अपना काम दे दिया गया था। लगभग 2:15 यानी 2:15 के आसपास की बात है। ये जो लग्जरी बस थी होटल ताज की, ये बस ओपेरा हाउस पहुंचती है। ओपेरा हाउस एरिया में त्रिभुवन दास जी भीमजी जावेरी का एक बहुत ही फ्लैगशिप शोरूम था, एक ज्वेलरी शोरूम। टीबीजी का ये जो शोरूम था, ये दरअसल इसके बारे में बताया जाता है कि पूरे मुंबई के, इनफैक्ट पूरे भारत के कई बड़े बड़े जो सुनार थे, कई बड़े बड़े ऐसे ज्वेलर्स थे, एलीट ज्वेलर्स, वो सभी यहाँ पे, इसको उनमें सबसे ज़्यादा टॉप माना जाता है, सबसे ज़्यादा बड़ा शोरूम माना जाता था। त्रिभुवन दास जी जावेरी का खुद एक बहुत बड़ा नाम था। तो अब यहाँ पे इस शोरूम को मोहन सिंह के द्वारा चुना गया इस ट्रेनिंग रेड के लिए। 2:15 बजे के आसपास यहाँ पे इनकी बस पहुँचती है। मोहन सिंह सबसे पहले बस में से खुद निकलकर सीधे शोरूम के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे जाके प्रताप भाई जावेरी जो थे, जो वहाँ उस शोरूम के मालिक उस समय मौजूद थे, उनसे जाके मिलता और कहता है कि मैं सीबीआई का एक ऑफिसर हूँ, एक सीनियर ऑफिसर हूँ, और यहाँ पे सर्च वारंट जो है वो हमारे पास में है, आपके यहाँ इस शोरूम में रेड हुई है। यहाँ वारंट देखने के बाद में प्रताप भाई जावेरी कुछ समझ पाते। इतने में जो पीछे से 26 लोग थे वो सारे भी शोरूम में घुसना शुरू होते हैं। प्रॉपर सूटेड लोग, फॉर्मल ड्रेसअप में, अच्छे ग्रेजुएट दिख रहे थे और साथ ही साथ में बहुत ही यंग ऐसे प्रोफेशनल्स थे। इन सबको देखकर प्रताप भाई जावेरी और उनका जो स्टाफ था, उन्होंने बिना किसी ज़्यादा सवाल जवाब के कॉपरेशन दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि असल में हो सकता है कि डिपार्टमेंट की कोई रेड हो या फिर कोई सरकार की तरफ से किसी ने कुछ आगे कार्रवाई कराई हो। तो ये जो रेड थी सडनली यहाँ पे शुरू कर दी जाती है। 26 के 26 लोग अंदर थे। मोहन सिंह ने इन्हें आदेश दिया कि जितने भी जो शटर हैं, गेट है, मेन गेट, इन सबको बंद कर दिया जाए। शटर सारे नीचे कर दिए जाते हैं। जो प्रोबेशनर लोग थे, कुछ लोग हैंडल करने लगे उन लोगों को जो स्टाफ के अंदर आते थे, कई लोग उनको कॉर्नर में ले जाते हैं। कुछ लोगों ने सीबीआई रेड इन प्रोग्रेस इस तरह का एक बोर्ड था वो जाके मेन गेट पर लगा दिया। तो ये एक पूरा प्रोसेस जो था वो शुरू हो चुका था। जिस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसी इंस्ट्रक्शन पर ये जो स्पेशल 26 थे ये सब काम कर रहे थे। और इस समय पर शोरूम के अंदर का जो एक सीन था वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक नॉर्मल वर्किंग डे से सडन कुछ ही मिनट के अंदर ये जो सीन था, एक प्रॉपर सरकारी हाई प्रेशर इंस्पेक्शन जो होता है, एक रेड होती है,
उसमें तब्दील हो चुका था। ये ट्रेनिंग रेड करीबन 45 मिनट तक चलती है और उन 45 मिनट में जो पूरी टीम थी यहाँ पे 26 लोगों की, इन्हें जो भी असाइन रोल थे इन्होंने वो रोल प्ले करने शुरू किए। हर एक जो कैंडिडेट था वो अपना काम बहुत ही बखूबी कर रहा था। यहाँ पर देखा गया कि जो अलमारी थी, अलमारी से कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि ज्वेलरीज निकाल कर उन्हें ट्रांसपेरेंट पॉली बैग्स दिए थे, उनके अंदर लगातार पैक करने लगे थे। उनके ऊपर जो फर्जी सरकारी सील दी गई थी, जो कि उन्हें नहीं पता था कि ये फर्जी सील है सरकारी, मोहन सिंह के द्वारा जो उन्हें सील दी गई थी उसके पास वो सब भी मौजूद था। ये सारा सामान वो उन पर लगाते हुए वो लोग एक बैग के अंदर इन सारे ज्वेलरी पैकेट्स को रखते जा रहे थे। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो कि कैश काउंटर पर सारे नोट जो कैश था उसको गिन रहे थे। इस समय पर उन लोगों के द्वारा गिना गया कैश जो था उसकी कीमत बताई जाती है 3,75,000। 3,75,000 रुपये का मात्र कैश ही कैश था जो कि यहाँ से पैक कर लिया गया था। ज्वेलरी जो थी, जो हीरे जवाहरात थे, गहने थे, इन सबको जो पैक किया गया था, जिन पर सील लगाई गई थी फर्जी सरकारी, इनकी कीमत उस समय पर 23 से 35 लाख के बीच में अनुमान लगाया गया था कि 23 लाख से 35 लाख के बीच की ये जो ज्वेलरी थी वो यहाँ से एस्टिमेटेड इसे जब्त किया गया था। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, आप देखें तो मोहन सिंह ने इन सारे 26 लोगों से इस तरह से काम कराया कि ना ही किसी के पास कोई बंदूक थी, ना ही कोई पिस्टल थी, ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था, ना ही कोई वॉयलेंट हुआ, ना ही किसी ने किसी के साथ हाथापाई की। ये पूरा जो ऑपरेशन था ये मोहन सिंह ने सिर्फ उस सरकारी साइकोलॉजिकल रेड का जो प्रेशर होता है उसके चलते ही यहाँ पे कर लिया था। खैर यहाँ पे जितना भी अब जो सामान पूरा पैक हो चुका था, दो ब्रीफ केस मंगवाए जाते हैं। मोहन सिंह ने ये दोनों ब्रीफ केस जो थे 2 रिक्रूट्स को दिए। उन दोनों ने ही इसमें सारा ज्वेलरी भरना शुरू किया, कैश भरना शुरू किया। एक में ज्वेलरीज, एक में कैश पूरा भरा जाता है। और इसके बाद मोहन सिंह ने उन दोनों रिक्रूट्स को ये बोला, उन दोनों कैंडिडेट्स को ये बोला कि इन दोनों को ब्रीफकेस को ले जाकर बस में रख दो और वापस से यहीं पे तुम्हें आना है। कैंडिडेट्स जैसा उन्हें ऑर्डर दिया गया मोहन सिंह के द्वारा, उनके ऑफिसर के द्वारा, वो इसी तरह की सारी चीज़ें करते हैं। क्लियर ऑर्डर था। ये ब्रीफकेस रखने के बाद बस में वापस आते हैं। इस बीच मोहन सिंह यहाँ पे शोरूम के अंदर जितने बाकी 24 लोग थे कैंडिडेट, उन सभी को ये आश्वासन देता है कि मैं एक और तुम्हारे जैसे ही कैंडिडेट जो हैं उनका भी एक बैच, जिन्हें जो अभी दूसरी एक और जगह लोकेशन पर अपनी रेड कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी, तो उनको मैं एक बार देख कर आता हूँ, उन्हें सेकंड रेड जो है उसको सुपरवाइज़ करके आता हूँ। तब तक तुम लोग यहीं पर रहना और ये एश्योर करना कि कोई भी यहाँ से हिले नहीं, यानी कि जो भी मालिक हैं, जो भी उनका स्टाफ है, कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। तो ये पूरा एश्योरेंस देने के बाद में मोहन सिंह यहाँ से उस बस में बैठता है। वो जो दोनों ब्रीफकेस थे वो उसी बस में थे। उस लग्जरी बस में बैठकर मोहन सिंह सीधा यहाँ से निकल जाता है। जब मोहन सिंह यहाँ से निकला तो इसके बाद में पहले वो ताज होटल गया। ताज होटल जाके उसने पहले ये बस जो थी वो वहाँ पार्क कराई। बस वहाँ पे खड़ी होती है। उसके बाद ताज होटल से ही कॉल करवाकर एक टैक्सी बुलवाता है। ताज के रिसेप्शन पे जाके उसने ताज के स्टाफ से ही एक टैक्सी बुलवाई। वो टैक्सी जब आई तो स्टाफ के लोगों ने ही वो जो दोनों ब्रीफकेस थे वो टैक्सी की डिक्की में रखे। टैक्सी गई विले पार्ले तक। विले पार्ले जब ये ड्राइवर टैक्सी वाला ले जाता है तो अचानक से मोहन सिंह बीच में एक जगह पर उतरता है, दोनों के दोनों ब्रीफकेस वहाँ से निकलवाता है। वहाँ से फिर टैक्सी वाले को पेमेंट करने के बाद एक ऑटो करता है। ऑटो करने के बाद में इस पॉइंट पर विले पार्ले के आसपास मोहन सिंह जब ऑटो रिक्शा पकड़ता है, इसके बाद में ये कहाँ गया ये आज तक किसी को नहीं पता। वो मुंबई से हवा हो चुका था। तो अब वो फर्जी सीबीआई ऑफिसर या इंटेलिजेंस ऑफिसर जो भी उसने खुद को बताया था मोहन सिंह, वो यहाँ से निकल चुका था। लेकिन अब इस बीच में ओपेरा हाउस के उस शोरूम में क्या चल रहा था? इस शोरूम में समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले 15 मिनट निकलते हैं, उसके बाद आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 2 घंटे निकल गए। इस बीच में करीबन 1.5-2 घंटे के आसपास में जो पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी, उन्हें धीरे धीरे लगता जा रहा था कि भाई आखिर ये कब तक आएंगे। लोग आपस में फुसफुसा के बात करने लगे थे कि भाई सर कब तक आएंगे, कितनी देर में आएंगे, कितनी देर और ये ट्रेनिंग रेड जो है वो चलेगी, कहाँ चले गए। ये चीज़ें तो चली रही थी। लेकिन इस बीच में त्रिभुवन दास जावेरी के जो मालिक थे, प्रताप भाई जावेरी, उन्हें सडनली यहाँ पे लगने लगा कि भाई बहुत समय हो चुका है, ये लोग पूरा ज्वेलरी और कैश लेकर निकल चुके हैं। जो यहाँ का इनका एक ओनर था, वो यहाँ का इनका जो ऑफिसर था वो निकल गया है। यहाँ कुछ बहुत सीरियस गड़बड़ हो सकती है। फाइनली घबरा कर प्रताप भाई जावेरी ने डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में मुंबई में यहाँ पे कॉल किया और उन्हें बताया कि सीबीआई वाले जो हैं वो ज्वेलरी और कैश लेकर गए हैं, लेकिन अब तक लौटे नहीं हैं। उनके बाकी ऑफिसर्स यहीं पर मौजूद हैं। ये सुनते ही डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर थे उस समय अरविंद इनामदार अपनी टीम के साथ ओपेरा हाउस पहुँचते हैं। बाहर उन्होंने देखा कि एक लग्जरी बस खड़ी हुई है। ठीक है, जैसे अंदर आते हैं और अंदर आके उन्होंने जैसे ही 26
26 करीबन ये जो कैंडिडेट थे इनको देखा है, वो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। इसके पहले ये जो कैंडिडेट थे उनमें से कुछ लोग पुलिस से सवाल पूछते हैं, अरविंद इनामदार जी से सवाल पूछते हैं कि सर ये जो ट्रेनिंग रेड है आखिर ये कब तक ख़त्म होगी। वो लोग सोच रहे थे कि क्योंकि वो भी सीबीआई का ही हिस्सा हैं और पुलिस अगर आई है तो पुलिस जानती होगी इस रेड के बारे में। तो वो कैंडिडेट बेचारे इन पुलिस वालों से पूछते हैं कि सर आखिर ये रेड कब तक ख़त्म होगी, बहुत समय हो गया, अगला असाइनमेंट क्या है, अगला टास्क कब मिलेगा, अगला ट्रेनिंग का पेस क्या है। पुलिस वाले समझ गए थे कि कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पे हुई है, कुछ ही देर पहले हुआ है ये सब। धीरे धीरे करके उन 26 लोगों से पुलिस ने क्वेश्चनिंग की, उनसे सवाल किए। उनके आइडेंटिटी कार्ड्स देखते ही ये समझ में आ गया था कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। ये बच्चे बेचारे, ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये असल में खुद ही शिकार हैं और जो शिकारी है वो इस समय तक भाग गया है। केस की ग्रेविटी को समझते हुए, इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए, यहाँ जो अरविंद इनामदार थे उन्होंने पर्सनली इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। सबसे पहला स्टेप ये था, इन लोगों से जब पता चला कि आखिर वो शख्स कौन था, मोहन सिंह, जिसका नाम इन्हें पता चला था पुलिस वालों को, तो मोहन सिंह के बारे में पता चलता है कि भाई उसने ताज होटल में सबसे पहले एक जो इंटरव्यू था वो रखा था और वहीं पे वो रुका हुआ था 415 रूम नंबर में। एक टीम पुलिस की सीधा ताजमहल पैलेस होटल जाती है, वहाँ पे जाके रिकॉर्ड्स को चेक करके पता चलता है कि मोहन सिंह नाम का एक शख्स जिसने 415 रूम नंबर बुक कराया था वो यहाँ ठहरा था और उसने एड्रेस जो अपना लिखवाया था वो लिखवाया था केरला का त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम का और केरला का जब ये एड्रेस सामने आता है तो इसके बाद पुलिस की एक टीम सीधी त्रिवेंद्रम जाती है, केरला भेजी जाती है। यहाँ से एक जॉर्ज अगस्टीन फर्नांडिस नाम के आदमी को गिरफ्तार भी किया था मुंबई पुलिस ने, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक पेटी थीफ था, एक बहुत ही छोटा चोर था और इसका इस पूरे ओपेरा हाउस हाइस से कोई भी लेना देना नहीं था। उसे बाद में छोड़ दिया जाता है। अब ये पहला जो एक्शन लिया गया वो फेल रहा। अगला स्टेप था कि भाई सीबीआई और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनमें देखा जाए कि कहीं कोई ऐसा एक्स ऑफिसर तो नहीं है कि जो इस तरह का कुछ काम कर रहा हो। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। तो कहीं कोई ऐसा अफसर तो नहीं है जो जिसका प्रोफाइल मोहन सिंह के नाम से या इस हुलिये से मैच करता हो जो हमें मिला है। यहाँ से भी फेल रहा सब कुछ। तीसरी चीज़, मुंबई पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर्स को, अपना नेटवर्क जो था उनको एक्टिव किया। उस नेटवर्क ने क्रिमिनल जो गैंग्स थे उस समय मुंबई में, क्योंकि कई सारे क्रिमिनल गैंग हुआ करते थे, 80s की ये बात है पूरी की पूरी। डी कंपनी का भी गैंग पूरा उस समय वहीं ऑपरेट करता था। तो सारे गैंग में उन इन्फॉर्मर्स ने पता किया, मोहन सिंह नाम का कोई शख्स वहाँ से भी नहीं निकला, ना ही इस तरह की किसी डकैती के, इस तरह की किसी चोरी के बारे में उन अंडरवर्ल्ड के गैंग्स को पता था। ये सारी बातें ख़त्म होने के बाद में पुलिस के सारे प्रयास फेल हो चुके थे। कुछ इस तरह के इनपुट यहाँ पे मिलना शुरू हुए कि शायद ये जो लूट का सोना है, जो गोल्ड है, उसे गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजा गया हो, स्पेसिफिकली दुबई में, खासकर जो है दुबई में इसको भेजा गया हो, क्योंकि उस दौर में वहाँ गोल्ड का एक बहुत बड़ा हब था। इसके बाद एक टीम यहाँ पे दुबई भेजी जाती है, एक स्पेशलाइज्ड टीम को दुबई भेजा जाता है, लेकिन फिर भी कोई सॉलिड प्रूफ वहाँ से भी नहीं मिला। ये सारी चीज़ें करने के बाद करीबन 5 प्रयास ऐसे हो चुके थे। अब तक बहुत लंबा एक समय बीत चुका था। मोहन सिंह कौन था, क्या था, किसी को कोई पता नहीं चल पाया। इनफैक्ट ये जो मास्टरमाइंड था मोहन सिंह, इसने अपना एग्जिट रूट अपना इतना क्लियर रखा था, इतना लेयर्ड रखा था कि आज तक ये जो केस है मुंबई पुलिस के सबसे बैफलिंग अनसॉल्व्ड केसेस में से अव्वल नंबर पर आता है। मोहन सिंह का इसके बाद क्या हुआ, क्या वो इतना पैसा लेकर देश में रहा या बाहर चला गया, किसी को भी पता नहीं चला। कभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जो केस है वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया। लेकिन इस केस की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ये हुआ तो इसके बाद पब्लिक का जो रिएक्शन होता है, जो कि हर चीज़ पर, हर केस पर सामने दिखता है, इसमें पब्लिक का जो रिएक्शन था वो किसी भय या फिर किसी सिंपैथी का नहीं था। यहाँ पे पब्लिक इसे बहुत ही अजीब रोमांच की तरह देख रही थी। इस तरह से देख रही थी कि एक डार्क ह्यूमर, कि भाई सीबीआई, नकली सीबीआई बन के, नकली खुफिया एजेंसी के अफसर बन के एक पूरा शोरूम लूट लिया, तो आखिर ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह के व्यू पॉइंट पब्लिक के निकल के सामने आए। खैर, ये एक बहुत ही सीरियस केस था। उस वक्त जितना जो पूरा ओवरऑल एस्टिमेटेड माल जो था वो गायब हुआ, उसमें उसकी कीमत बताई जाती है करीबन 35 लाख रुपए, क्योंकि 23 से 30 लाख रुपए तक का सिर्फ गोल्ड था यहाँ से जो कि गया। उसके अलावा 3,75,000 रुपये कैश में गायब हुए थे। आज के दौर में अगर उस गोल्ड की कीमत देखी जाए तो करोड़ों रुपए में हो गई होगी। तो ये एक ऐसा केस जो कि आज भी इतिहास में सबसे सेंसेशनल अनसॉल्व्ड केसेस में गिना जाता है, उसमें शुमार है। इस पूरे रियल इवेंट के ऊपर 3 फिल्में बन चुकी हैं आज तक। 1990 में एक मलयाली फिल्म आई थी, मलयालम फिल्म थी कल्लीकलम। इसके अलावा 92 में एक फिल्म आई, हिंदी फिल्म थी खेल। और फिर 2013 में सबसे फेमस प्रसिद्ध फिल्म इसमें बनी हुई हिंदी फिल्म थी स्पेशल 26। ये 3 फिल्में आज तक बन चुकी हैं। अक्षय कुमार ने स्पेशल 26 में रोल किया था मोहन सिंह का।
तो ये जो पूरा केस रहा, ये आज आपको बताया किस तरह से हुआ था। आपकी राय क्या है इसके बारे में? क्या आप कुछ और जानकारी इस पूरे केस के, मोहन सिंह के बारे में जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप किसी मोहन सिंह को जानते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, making India smarter and better.